Hello everyone, welcome to Educational Suppliers. So now we'll be moving to the next chapter, which is called Era of One Party Dominance, which is chapter number 2 from the book called Politics in India Since Independence for Class 12 Political Science Boards and CUET. So if you have not watched the first chapter, I'll provide the link in the description box below for the playlist and you can watch there. And also the notes for this video are shared in the description box below. So those are free notes, you can access them and share it with your friends. So don't forget to like the video, comment down. If you have any doubt, I'll reply to it and share it with your friends and subscribe to the channel Educational Suppliers. So without any further ado, let's begin with the video. सो इस चैप्टर में बेसिकली हमें समझाया गया है या फिर मैं इसका कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ पहले आपको कि इस चैप्टर में हम पहले पढ़ेंगे अबाउट कि इलेक्शंस कैसे कंडक्ट होते हैं। जो इंडिया के फर्स्ट जनरल इलेक्शंस होते हैं वो कैसे कंडक्ट होते हैं, उसके पीछे का क्या थॉट प्रोसेस होता है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, उसके टाइम पे क्या चैलेंजेस और क्या प्रॉब्लम्स फेस की जाती है। एंड ऑल्सो वी विल स्टडी हाउ डिड कांग्रेस रूल्ड थ्रू ईयर्स एंड उसका जो डोमिनेंस है किस टाइम पे रहा, कैसे रहा। विल ऑल सी एंड कवर दोज एस्पेक्ट्स इन दिस वीडियो। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। सो चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी मतलब हमने पहले चैप्टर में देखा था कि डेमोक्रेसी वॉज द आइडियोलॉजी दैट वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, पहले हम कंपेयर करेंगे कि वर्ल्ड सिनेरियो क्या चल रहा था। सो वर्ल्ड में बेसिकली ना एक चैलेंज कन्फ्रंट हुआ था कि हम नेशन बिल्ड कैसे करेंगे, लाइक गवर्नमेंट को कैसे बिल्ड करेंगे। सो उस टाइम पे ये एक बहुत बड़ा सीरियस चैलेंज था लीडर्स के लिए वर्ल्ड में। एंड उन्होंने सोचा कि उस टाइम पे वो लोग डेमोक्रेसी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज उन्हें ये लगा था कि डेमोक्रेसी की वजह से, मतलब जो वर्ल्ड लीडर्स थे अदर देन इंडिया के जो लीडर्स थे, बाकी कंट्री के लीडर्स, उन्हें लगा था कि डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने से ना नेशनल यूनिटी जो है वो थ्रेटन होगी, उससे बहुत ज़्यादा डिविजन्स होंगे, पोलराइजेशंस हो जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इसलिए उन्होंने बोला कि नेशनल यूनिटी उनकी पहली प्रायोरिटी है एंड वो उसको थ्रेटन नहीं करना चाहते हैं। सो इसलिए उन्होंने डेमोक्रेसी को वहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा था डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करने से बहुत सारे डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगे उस देश में। सो दैट इज़ वाई वर्ल्ड सिनेरियो में बहुत ज़्यादा नॉन डेमोक्रेटिक रूल को फेवर दिया गया एंड अडॉप्ट किया गया। सो इसीलिए जो कॉलोनियलिज्म जो रूल चल रहा था बाय ब्रिटिश और एनी अदर गवर्नमेंट, वो जब कॉलोनियलिज्म जो एंड होता है कंट्रीज़ में, बाकी कंट्रीज़ में वर्ल्ड लेवल पे जाके देखे हम तो उसके बाद वहाँ पे है ना ज़्यादातर नॉन डेमोक्रेटिक रूल हुआ। मतलब पीपल के फेवर में नहीं, बट एक ही गवर्नमेंट या फिर एक ही पार्टी रूल करेगी, ऐसा। सो इट टुक वेरियस फॉर्म, जैसे कि नॉमिनल डेमोक्रेसी देखा गया, जहाँ पे सिर्फ एक ही लीडर या एक ही पार्टी रूल करेगी, या डायरेक्टली आर्मी रूल, मिलिट्री रूल भी आ गया था कई कई जगह पे। तो सो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स जो थे ना वो अडॉप्ट किए गए, बट लोगों को ये दिलासा दिया गया था कि कुछ टाइम बाद जाके जब एक बार सब कुछ स्टेबलाइज्ड हो जाएगा उनके कंट्रीज़ में, तब डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाएगा, तब डेमोक्रेसी को लाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जब एक बार नॉन डेमोक्रेटिक रूल स्टैब्लिश हो गया था ना, उसके बाद से ये जो लोगों को प्रॉमिस किया गया था ना डेमोक्रेसी लाएंगे, वो कभी आया ही नहीं, बिकॉज वो एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन गया था एक नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम से डेमोक्रेटिक रिजीम में शिफ्ट करने के लिए। बट अगर हम कंपेयर करें इंडिया के सिनेरियो से, अब इंडिया में क्या सिनेरियो चल रहा था, इंडिया का सिचुएशन वाज वेरी डिफरेंट, बिकॉज लाइक वहाँ पे लोग लीडर्स जो थे वो सोच रहे थे कि नॉन डेमोक्रेटिक रूल ठीक है, लेकिन वो उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, बिकॉज उन्होंने सोचा कि हम एक ज़्यादा डिफ़िकल्ट पाथ ले लेंगे लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक रूल तो अडॉप्ट करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था ब्रिटिश के अगेंस्ट उस टाइम पे, तो हम क्या मांग रहे थे? इंडिपेंडेंस मांग रहे थे। इंडिपेंडेंस क्यों? क्योंकि हमें सेल्फ गवर्न करना था, सेल्फ रूल करना था। और सेल्फ रूल कब हो सकता है? जब डेमोक्रेसी हो, जहाँ पे लोगों के आइडियाज़, ओपिनियंस और वैल्यूज़ को एक्सेप्ट किया जाए। सो दैट इज़ वाई जहाँ पे लोग पावर में रहे, लोगों की मदद से सरकार बनी और उसी के मदद से पूरी कंट्री गवर्न हो। सो दैट इज़ वाई फ्रीडम स्ट्रगल का जो मेन बेसिस था आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, उसे ही अडॉप्ट किया गया। एंड इसीलिए हमारे लीडर्स ने इसे एक है ना, डेमोक्रेसी को बाकी जैसे कंट्रीज़ में देखा गया था कि एक प्रॉब्लम है या फिर बहुत डिफ़िकल्ट होगा या डेमोक्रेसी कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करेगा, बट ऐसा नहीं देखा हमारे कंट्री के लीडर्स ने। हमारे कंट्री के लीडर्स ने इसे एक पॉलिटिक्स जैसे कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह देखा कि है ना, डेमोक्रेसी की मदद से हम एक
जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एक सल्यूशन दे पाएंगे. सो हर जो सोसाइटी होती है ना, उसे डिसाइड करना पड़ता है कि वो कैसे गवर्न करेगी खुद को एंड कैसे रेगुलेट करेगी. सो डेमोक्रेसी वॉज द मेथड और द आइडियोलॉजी दैट वॉज अडॉप्टेड इन द केस ऑफ इंडिया. सो अगर हम कॉम्पिटिशन ऑफ पावर की बात करें, जो कि पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि पॉलिटिक्स का नाम लेते कि उस समय कॉम्पिटिशन होगा, पावर होगा एंड एवरीथिंग, बट इधर हमें है ना इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि है ना कंपटीशन इन पावर पे. उसके अलावा क्या होता है, पॉलिटिकल एक्टिविटी का जो मेन पर्पस है वो क्या है, वो है कि हम पब्लिक इंटरेस्ट को परस्यू करें और डिसाइड करें. सो पब्लिक के हित के लिए काम करना, दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी. सो दिस इज़ द रूट आर लीडर्स डिसाइडेड टू टेक, विच इज़ अडॉप्टिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. So now, before moving to the topic of elections and everything, we need to understand and remember some facts जो कि CUET के MCQs या boards में जो MCQs पूछे जाते हैं उसमें एक major role भी play करते हैं. So these are often asked questions in MCQ forms in any of the exams. So पहला ये है कि हमें समझना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था. सो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था ऑन 26 नवंबर 1949 में. 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था. सो जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने साइन कब किया था, उन्होंने साइन किया था 24 जनवरी 1950 में, मतलब अगले साल जो फर्स्ट मंथ था जनवरी में 1950 में साइन किया था. और ये फोर्स और इफेक्ट में कब आया था, सो इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1915, हेंस कॉल्ड रिपब्लिक डे. So now we will understand what was the transition phase going on. Basically जब हमने इंडिपेंडेंस हुआ था, कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उस टाइम पे ना इंटरीम गवर्नमेंट रूल कर रही थी. सो इंटरीम गवर्नमेंट को फ्रेम किया गया था. नाउ व्हाट इज़ इंटरीम गवर्नमेंट? बेसिकली इंटरीम गवर्नमेंट जो है एक टेम्परेरी गवर्नमेंट है जो कि ड्यूरिंग ऑफ्टन एक पीरियड ऑफ ट्रांजिशन होता है ना, जैसे कि इंडिपेंडेंस से लेके मतलब लाइक कॉलोनियलिज्म से हट के वो डेमोक्रेसी में शिफ्ट हो रही है. तो एक ट्रांजिशन आया, राइट? क्योंकि उस टाइम पे वो नॉन डेमोक्रेटिक आइडियल्स पे था इन द कोलोनियलिज्म पीरियड एंड एवरीथिंग, एंड अब डेमोक्रेसी में शिफ्ट हो रहा है बेसिकली, इफ़ यू अंडरस्टैंड इन अ ईजियर वे. तो एक पीरियड ऑफ ट्रांजिशन दिख रहा है यहाँ पे. तो उस टाइम पे वो जो ट्रांजिशन में एक गवर्नमेंट की ज़रूरत थी जो कि इलेक्शंस के बिना बनानी पड़ी थी. सो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बोला जाता है. तो एक टेम्परेरी गवर्नमेंट होती है जिसे इंटरिम गवर्नमेंट बोला जाता है. सो अब इंटरिम गवर्नमेंट का काम तो ख़त्म हो गया था, बट अब इंडिया को सही में एक्चुअली एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की ज़रूरत थी. सो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशंस में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे, अब उसको एक मशीन के थ्रू फोर्स में लाना ज़रूरी था. सो हैंस अगर इलेक्शन कंडक्ट करने हैं तो उसके लिए कोई एक मशीनरी होना ज़रूरी है जो ओवरलुक करे कि कैसे पूरा काम होगा इलेक्शंस का. हैंस उसका नाम है इलेक्शन कमीशन. लाइक जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पूरा ये काम देखता है इलेक्शन को कहाँ से शुरू होके कैसे ख़त्म होगा, कैसे फेजेस में डिवाइड होगा, एवरीथिंग लाइक एवरी माइन्यूट डिटेल्स ऑफ द ड्यूरिंग द इलेक्शन जो भी काम होता है वो इलेक्शन कमिश्नर द्वारा देखा जाता है. सो जो सबसे पहले आफ्टर कंट्रीज इंडिपेंडेंस जो सबसे पहले फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनका नाम था सुकुमार सेन. तो उन्हें फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था. एंड उस टाइम पे जो पहले जनरल इलेक्शंस होने वाले थे उनका एक्सपेक्टेशंस था कि वो 1950 तक शुरू हो जाएंगे. सो हम पहले देखेंगे कि कैसे इवोल्यूशन हुआ वोटिंग मेथड्स का इन इंडिया में. सो बिफोर मूविंग टू द टॉपिक कि इलेक्शंस कैसे कंडक्ट हुए, पहले जनरल इलेक्शंस कैसे कंडक्ट हुए, हम देखेंगे कि जो वोटिंग करने का तरीका था, वोट देने का जो तरीका था, वो कैसे उसका जो इवोल्यूशन है वो कैसे होता गया. बिकॉज ये एक ब्लू बॉक्स में प्रोवाइडेड है इन द NCERT. सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी. सो लेट्स सी द इवोल्यूशन ऑफ वोटिंग मेथड्स इन इंडिया. सो जो पहला तरीका था वॉज मतलब ये शुरू हुआ था, ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था फ्रॉम द फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो कि 1952 में हुए थे. सो पहला जो तरीका हमने अडॉप्ट किया था कुछ सालों तक तो नहीं बोलेंगे, बट जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ था ना उसी में ये सिर्फ अडॉप्ट हुआ था, दैट वाज बैलेट बॉक्स सिस्टम. ना ये सिस्टम क्या है कि हर कैंडिडेट, मतलब जैसे कि हर पार्टी के जो कैंडिडेट होते हैं उनके नाम पे अलग अलग एक सेपरेट स्टील बैलेट बॉक्स बनाया जाता है. यहाँ पे मैंने फ़ोटो प्रोवाइड की है. तो इसमें दिख रहा होगा आपको कि है ना
कैसे हर पार्टी के जो कैंडिडेट है उनके लिए अलग अलग बैलेट बॉक्स बनाया गया है, और उनके ऊपर जो बैलेट बॉक्स है वो स्टील के बने होते थे। सो उन पे है ना सिंबल, पार्टी का जो सिंबल है उसका फ़ोटो भी लगाया जाता है, जिससे पता चले कि वो बैलेट बॉक्स किस कैंडिडेट और किस पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। सो वोटर्स के पास ना एक प्लेन बैलेट पेपर दिया जाता है, तो उन्हें क्या करना होता है, वहाँ पे जितने भी बैलेट बॉक्स में से आपको जिस पार्टी को सपोर्ट करना उस कैंडिडेट के बैलेट बॉक्स में जाके आपको वो पेपर को ड्रॉप करना होगा, दैट्स इट। एंड देन उसके बाद कैलकुलेशन होता है एंड एवरीथिंग एंड द रिजल्ट्स कम आउट। सो उस टाइम पे मतलब फर्स्ट जनरल इलेक्शन में 20 लाख स्टील बॉक्सेस वर यूज्ड। एंड इसका एक मेजर ड्रॉबैक ये था कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और एक कॉम्प्लेक्स सेटअप था। लाइक कितना डिफ़िकल्ट होगा ना कि इतने सारे बॉक्सेस बनाना एंड देन उसको सिस्टमैटिकली हर एरिया में हर फेज़ में प्लेस करना एंड देन उसमें से काउंट करना एंड एवरीथिंग। सो दिस वाज द मेथड ओनली यूज्ड इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। इसके बाद जब जो सेकेंड इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन, उस टाइम पे है ना मेथड को चेंज कर दिया गया था, जिससे इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो सेकेंड जो मेथड था वॉज पेपर बैलेट सिस्टम, जो कि सेकेंड इलेक्शन में शुरू हुआ था। इसमें क्या होता है ना कि एक आपको सिंगल बैलेट पेपर दिया जाता है, जिसपे है ना सारे कैंडिडेट से नेम और सिंबल लिखे जाते हैं, लाइक सारी डिटेल्स लिखी जाती है पार्टीज एंड एवरीथिंग की, एंड यू हैव टू जस्ट टिक मार्क और मे बी पुट अ स्टैम्प। आपको जिस पार्टी को सपोर्ट करना है अगर आपको अपना स्टैम्प लगाना है, एंड हेंस उसमें आपका वोट काउंट हो जाएगा। एंड ये जो तरीका है ना नियरली 40 ईयर्स तक यूज़ किया गया था आफ्टर सिंस द सेकेंड इलेक्शन में भी ये यूज़ हुआ था, उसके बाद भी 40 ईयर्स तक ये मेथड यूज़ करते गए अंटिल 1990s। सो 1990s में एक रिवॉल्यूशन या चेंज हुआ विच वॉज बेसिकली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVMs, जिसे हम आज भी यूज़ करते आ रहे हैं। सो EVMs में बेसिकली क्या होता है, ये 1990s में शुरू होकर 2004 तक यूज़ हुआ था। सो 2004 तक क्या हुआ था कि है ना पूरा इंडिया जो है वो पूरा ट्रांजिशन कर गया था EVMs में, मतलब पूरा इंडिया सिर्फ EVMs के थ्रू ही वोटिंग देना शुरू कर दिया था उसने। ये बहुत ही एक फास्टर और एक एफिशिएंट मेथड है, क्योंकि इसमें है ना वोट के जो मतलब वोट काउंटिंग में जो एरर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, सब कुछ डिजिटली हो रहा है। सो दैट इज़ वाई। तो दिस वॉज द होल इवोल्यूशन ऑफ वोटिंग मेथड्स इन इंडिया। नाउ वी विल सी एंड मूव टू द चैप्टर्स कंटिन्यूएशन कि जो इलेक्शन है वो फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंडिया का कैसे हुआ। सो कंडक्टिंग इंडियाज़ फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज। ऐसा क्यों कहा गया है, नाउ वी विल सी वेरियस रीजंस जिसकी वजह से ये कहा गया है कि जो पहले जनरल इलेक्शन को कंडक्ट कराना बहुत बड़ा चैलेंज क्यों था। तो सबसे पहली बात ये है कि इलेक्शन कमीशन को है ना समझ में आ गया था कि इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री, लाइक वेरी बिग कंट्री, एंड इसमें इतनी डाइवर्सिटी है, इतने सारे लोग हैं, इतनी पॉपुलेशन है, हैंस यहाँ पे इलेक्शंस फ्री एंड फेयर तरीके से कराना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होगा। तो होल्डिंग एन इलेक्शन मतलब इलेक्शन को होल्ड करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है कि हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब इलेक्शन में क्या होता है ना बेसिकली आपको कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी होती है। स्टेट के अंदर भी बहुत छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी होती है, जिसकी मदद से एक डिस्ट्रीब्यूशन का काम ईजी हो जाता है। लाइक बेसिकली आपको स्टेट के अंदर बाउंड्रीज ड्रॉ करनी पड़ेगी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाने के लिए। स्टेट के अंदर भी सिटीज़ होती है, सिटीज़ के अंदर भी छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। सो दैट इज़ वाई ये सबसे पहला सिग्निफिकेंट चैलेंज था, बिकॉज आज से पहले कभी भी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं बनाई गई थी। सो पहली बार बनाना वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क। नेक्स्ट जो डिफ़िकल्ट टास्क था वो था इलेक्टोरल रोल्स को बनाना। इलेक्टोरल रोल्स मतलब एक लिस्ट होती है जिसमें जितने भी एलिजिबल सिटीजन्स होते हैं ना वोट करने के लिए, पहले तो शायद 21 था एंड अब जाके 18 हो गया है, एंड उनको है ना एक लिस्ट के अंदर अपना नाम लिखवाना होता था। जितने भी इंडिया में सिटीजन्स एलिजिबल होते थे ना वोट करने के लिए, पहली बात तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, एंड उनको इसके अंदर अपना एनरोल कराना होता था नाम। तो उस लिस्ट को बनाने में है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, बिकॉज ऑब्वियसली पहली बार हो रहा है तो पूरा डेटा कलेक्ट करना इतनी लार्ज स्केल पे वॉज अ वेरी हैवी एंड इन्वेस्टेड टास्क। सो ये दोनों जो भी टास्क थे वो उनको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। हेंस जो हमने सोचा था कि 1950 में इलेक्शन हो जाएंगे वो जाके 1952 तक ख़त्म होते हैं। सो
फाइनल जो इलेक्टोरल रोल होता है ना, पब्लिश करने से पहले ड्राफ्ट निकाला जाता था। तो पहला ड्राफ्ट निकाला गया था इलेक्टोरल रोल का, उसमें डिस्कवर किया गया था कि उसमें पता लगा कि बेसिकली 40 लाख औरतें, जो 40 लाख औरतें हैं उनका जो नाम है वो है ही नहीं लिस्ट में। क्यों? क्योंकि उनका जो नाम है वो किसी और चीज़ों से संबोधित करके, लाइक जैसे कि वाइफ ऑफ करके लिखा है, वाइफ ऑफ XYZ, डॉटर ऑफ XYZ, ऐसे करके नाम बताया गया है। डायरेक्टली नाम नहीं बताया गया कि XYZ इंसान है, नहीं, ऐसे नहीं बताया गया था। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने ये फर्स्ट ड्राफ्ट को ही डिक्लाइन कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था एक्सेप्ट करने से। एंड बोला गया था कि इसका वापस से रिविजन करके एक अच्छे से वापस से बनाओ जिसमें एक्चुअली में सबका नाम लिखा हो, एंड ना कि ऐसे किसी के थ्रू मेंशन कराया गया हो कि वाइफ ऑफ या फिर डॉटर ऑफ, बिकॉज खुद का भी एक आइडेंटिटी होता है इंसान का। सो प्रिपेयरिंग फॉर द जनरल इलेक्शन वॉज अ मैमोथ एक्सरसाइज। नेक्स्ट चैलेंज वॉज दैट कि इतने बड़े स्केल पे ना आज तक कभी भी पूरे वर्ल्ड में इलेक्शंस नहीं हुए थे। सो दैट इज़ वाई इट वॉज अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड अ रिस्की थिंग टू डू एट दैट टाइम। बट आगे जाके हम देखेंगे कि ये इसको अप्रेजल कैसे मिलता है एंड कैसे एक सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं ये। उस टाइम पे ना बेसिकली 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे जिन्हें 3200 MLAs को इलेक्ट करना था एंड 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा को। सो उसमें से जो फिफ्थ मतलब लाइक 17 करोड़ अगर पूरे टोटल एलिजिबल वोटर्स है ना, तो उसमें से सिर्फ 15% जो एलिजिबल वोटर्स थे वो लिटरेट थे, बाकी सब इलिटरेट थे एंड सिर्फ 15% लिटरेट थे। सो इट वॉज ऑल्सो अ थिंग कि ऐसा कोई मेथड लाना पड़ेगा, एक ऐसा स्पेशल मेथड ऑफ वोटिंग लाना पड़ेगा जो कि सबके लिए एक्सेसिबल हो एंड सब समझ पाए और अच्छे से वोट कर पाए। बिकॉज इलिटरेट सिटीजन्स के बीच में इलेक्शन कराना वॉज ऑल्सो अ ट्रिकी थिंग। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, 3 लाख से भी ज़्यादा लोगों को लाइक ऑफिसर्स को और पोलिंग स्टाफ को ट्रेन किया ताकि वो इलेक्शंस के कंडक्शन में सपोर्ट कर पाए एंड हेल्प कर पाए। सो दिस वाज द थर्ड चैलेंज। नेक्स्ट द फोर्थ चैलेंज ये था कि बेसिकली आज तक जितने भी मतलब उस टाइम तक, सॉरी नॉट आज तक, उस टाइम तक अंटिल द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हैपेंड ऑफ इंडिया, उस टाइम तक जितने भी इलेक्शंस हुए थे वो सिर्फ प्रॉस्परस या लिटरेट सिटीजन्स के बीच में हुए थे। बिकॉज डेमोक्रेसी उस टाइम पे सिर्फ जहाँ पे लिटरेट या प्रॉस्परस कंट्रीज़ थे ना, उन्हीं कंट्रीज़ में एग्जिस्ट करता था, जैसे कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। बाकी कंट्रीज़ में नहीं करता था बिकॉज कि उन्हें डर था, जो मैंने पहले स्लाइड में पढ़ा था। तो इसलिए फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो था ना, वो फर्स्ट बिग टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी था। बिकॉज वहाँ पे हमारे कंट्री में उस टाइम पे भी एंड अभी भी पुअर और इलिटरेट सिटीजन्स बहुत ज़्यादा थे। एंड तब भी उस टाइम पे भी ना यूरोप में है ना सबको वोटिंग राइट्स नहीं दी गई थी, जैसे कि वुमेंस को भी नहीं दी गई थी उस टाइम पे वोटिंग राइट्स, कुछ कुछ लोगों को ही दिया गया था। सो इस कॉन्टेक्स्ट में ना इंडिया का एक ही सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट माना जाता है कि क्योंकि है ना यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, मतलब वोटिंग राइट्स जो भी थे ना वो सबको दिए गए थे रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और वट एवर इट इज़। एंड सबको दिए गए थे, चाहे वो औरत हो या फिर मेन हो या वुमेन हो, कोई भी हो। सो इस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हुए ना लोगों को जो एनालाइज करते हैं थिंग्स को एंड एवरीथिंग, उनको बहुत ही ज़्यादा ये बोल्ड और रिस्की एक्सपेरिमेंट लग रहा था। क्योंकि कुछ एडिटर है, एक इंडियन एडिटर है, उन्होंने लिखा था कि ये बिगेस्ट गैम्बल होगा इंडियन हिस्ट्री का। एंड एक ऑर्गेनाइज़र करके एक मैगज़ीन है जिसमें है ना जवाहरलाल नेहरू जी के लिए लिखा गया था कि दैट ही वुड लिव टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। सो नाउ वी विल सी कि इतने सारे चैलेंजेस तो हमने देखे, तो ये इसका जो चैलेंजेस का जो एप्लीकेशन, मतलब जो इलेक्शन का जो एप्लीकेशन हो रहा था उस टाइम पे, कि मशीनरीज कैसे वर्क कर रही थी जो भी है, एंड सिस्टम कैसे वर्क कर रहा था उस टाइम पे, एंड क्या सिचुएशन चल रहा था। नाउ वी विल सी कि उस टाइम पे क्या हो रहा था कंट्री के अंदर, ठीक है। सो द टॉपिक इज़ इंडियाज़ इलेक्टोरल एक्सपेरिमेंट, अ विक्ट्री अगेंस्ट स्केप्टिसिज्म। सो इसका मतलब ये है, फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन द टॉपिक का हेडलाइन कि इसका मतलब क्या हुआ। तो इंडियाज़ इलेक्टोरल एक्सपेरिमेंट मतलब इंडिया में जो इलेक्शन को लेके एक्सपेरिमेंट किया गया था, बिकॉज बाहर के लोग बोल रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलिटरेट लोग हैं तो वो सही में डिसीजंस ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, XYZ बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही थी। सो उसके जो एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था वो एक विक्ट्री के फॉर्म में दिखा था। अब हम वो पढ़ेंगे कैसे।
सो इलेक्शंस जो है ना उसको 2 बार पोस्टपोन किए गए एंड फाइनली जो इलेक्शंस के डेट रखे गए थे वो हो गए थे शिफ्ट टू 1951 अक्टूबर में से लेके फरवरी 1952 तक। क्योंकि इलेक्शंस जो है वो मोस्टली जो वोटिंग है कंट्री में वो जनवरी 1952 में हुई थी, इसलिए इस इलेक्शन को 1952 इलेक्शन बोला जाता है। सो पूरे 6 महीने लगे थे कैंपेनिंग, पोलिंग, काउंटिंग करने में, ये सब पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में। इलेक्शंस जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बेसिस पे थे क्योंकि हर सीट के लिए 4 कैंडिडेट एवरेज पे लड़ रहे थे एंड जो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन था, मतलब जिस तरीके से लोगों ने, मेंबर्स ने, इलेक्शन में कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, दैट वाज वेरी एक्सीलेंट एंड वाज वेरी एनकरेजिंग। मोर देन हाफ ऑफ द एलिजिबल वोटर्स, मतलब 15 करोड़ की, मतलब जैसे कि 7.5 से भी ज़्यादा वोटर्स ने टर्न आउट होके इलेक्शन वाले दिन पे, मतलब लाइक वोटिंग वाले दिन पे वोट किया था जाके। सो दिस वाज अ ग्रेट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन व्हेन द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड। जब रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे तो दे वर एक्सेप्टेड एज फेयर, कि बहुत सही रिजल्ट निकला है, एकदम सही है, कुछ में कुछ भी करप्शन नहीं हुआ है, कुछ भी गलत नहीं है। इवन बाय द लूजर्स ऑल्सो, लूजर्स जो थे वो भी, मतलब जो हार गई थी पार्टी, वो भी एक्सेप्ट कर रही थी बिकॉज उन्हें पता था कि दिस इज़ द फेयर रिजल्ट। द इंडियन एक्सपेरिमेंट हैड प्रूव द क्रिटिक्स रॉन्ग। जितने भी क्रिटिक्स थे, जो भी बुराई कर रहे थे या जो भी सोच रहे थे कि ये बहुत ही ज़्यादा फेलियर वाला एक्सपेरिमेंट होने वाला है या फिर इट विल कॉज सम केओस इन द कंट्री एंड एवरीथिंग, तो उन्हें भी गलत प्रूफ किया। जो टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है, उन्होंने पोल्स कंडक्ट कराए थे and it said that it confounded all those skeptics who thought the introduction of adult franchisee too risky an experiment in this country। मतलब कि उसमें ये बताया गया कि ये एक मुंह तोड़ जवाब था उन लोगों के लिए जो कि बोल रहे थे कि इलिटरेट कंट्री में इलेक्शंस कैसे करवाए जा सकते हैं या फिर सबको वोटिंग राइट कैसे दी जा सकती है, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की एक्सपेरिमेंट है। तो उन सब लोगों जो ये सब बातें बोल रहे थे, उनके लिए ये जो इलेक्शन है उसका जो रिजल्ट निकल के आया वो एक मुंह तोड़ जवाब के तौर पे निकल के आया। नेक्स्ट, हिंदुस्तान टाइम्स क्लेम दैट देयर इज यूनिवर्सल अग्रीमेंट दैट द इंडियन पीपल हैव कंडक्टेड देमसेल्व्स एडमायरेबली इन द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, कि बहुत अच्छे से ये इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे। ऑब्जर्वर्स जो थे ना आउटसाइड इंडिया, वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे इलेक्शंस को एंड उसके रिजल्ट्स को लेके। एंड देयरफॉर इंडिया के जो जनरल इलेक्शन थे 1952 वाले, वो एक लैंडमार्क बन के रह गए थे इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड इसलिए इस इलेक्शन के बाद से ये डिबेट नहीं किया जा सकता था कि जहाँ पे पॉवर्टी है या फिर जहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन है, उधर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं कंडक्ट किया जा सकता या करवाए जा सकते। ऐसा नहीं है। कोई भी कंट्री में, या चाहे वो इलिटरेट हो, चाहे वहाँ पे पॉवर्टी हो, चाहे वो रिच हो या इलिटरेट हो, हर जगह इलेक्शंस, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कंडक्ट कराए जा सकते हैं। हेंस इट प्रूव दैट डेमोक्रेसी कुड बी प्रैक्टिस्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड रिगार्डलेस ऑफ देयर इकोनॉमिक और इंटेलेक्चुअल स्टेटस। सो नाउ विल सी कि इतनी तारीफ क्यों हो रही थी इलेक्शंस के रिजल्ट्स को लेके एंड जिस तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, एंड ऑल्सो कि इलेक्शन का क्या रिजल्ट आया था, अब हम वो देखेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़, आपको जैसे टाइटल से समझ आ ही गया होगा कि कांग्रेस जीती थी एंड वी ऑल नो दैट कांग्रेस जीती थी उस टाइम पे। सो कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। नाउ विल सी एट द फर्स्ट जनरल इलेक्शन के क्या एक्सपेक्टेशंस थे, क्या रिजल्ट्स थे एंड एवरीथिंग। So the first general election 1951 and 52. So firstly we will see background and expectations. So ये पहले जनरल इलेक्शंस थे इंडिपेंडेंट इंडिया में। इस टाइम की जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी थी सबसे ज़्यादा, वो थी INC, दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो है वो फ्रीडम मूवमेंट के टाइम से, मतलब प्री इंडिपेंडेंस से उसका एक नेशन वाइड प्रेजेंस रहा है। लोग उस पार्टी को जानते हैं क्योंकि उनके जो लीडर्स है या फिर उसने उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी पे रह के काम किया था, उसकी एक लेगेसी फॉर्म होते आई थी फ्रीडम मूवमेंट के टाइम से, इसलिए। सो दैट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी ऑफ दैट टाइम एंड इट वाज द ओनली पार्टी दैट टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। हर कंट्री पे पार्ट पे उसके पास एक एक्सेस था थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो सबसे एक कैरिस्मेटिक एंड एक पॉपुलर लीडर थे उस पार्टी के, क्योंकि लोग उन्हें बहुत अच्छे से जानते थे उस टाइम पे। एंड ही लेड द कांग्रेस कैंपेन एंड टूर थ्रू आउट द कंट्री। उन्होंने पूरा कंट्री में टूर किया था, लोगों को जाना था, उनकी प्रॉब्लम्स को देखा था एंड हेंस लोग उन्हें जानते थे। सो दिस वॉज अ बेनिफिट दैट एडेड टू इंडियन नेशनल कांग्रेस।
सो नाउ वी विल सी व्हाट वर द इलेक्शन रिजल्ट्स. सो कांग्रेस जीती थी उस टाइम पे, एज वी नो. कांग्रेस वॉन 364 आउट ऑफ 489 लोकसभा सीट्स. दैट वाज अ मेजॉरिटी, लाइक क्लियर कट मेजॉरिटी. एंड उसके बाद जो रनर अप पार्टी थी, दैट वाज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI जो थी, उसके पास 16 सीट्स थे. नाउ विल सी कि कांग्रेस का जो डोमिनेंस है वो कैसे रहा, और उसमें जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनके लीडरशिप ने क्या इफ़ेक्ट किया इस पार्टी के अंदर एंड इन द कंट्री. सो स्टेट इलेक्शंस पहले हम देख लेते हैं. स्टेट इलेक्शंस भी उसी टाइम पे हुए थे, मतलब जिस टाइम पे लोकसभा इलेक्शन, दैट इज़ जनरल इलेक्शंस जब हो रहे थे, उसी में साथ साथ ही स्टेट इलेक्शंस भी हुए थे. सो उसका भी रिजल्ट आ गया था. कांग्रेस उस टाइम पे भी बहुत सारे स्टेट्स में भी जीती थी, एंड बट कुछ एक्सेप्शंस थे, जैसे कि ट्रावनकोर, कोचिन, मद्रास एंड उड़ीसा. इन स्टेट्स को छोड़ के बाकी सब स्टेट्स में कांग्रेस जीती थी. बट लेटर ऑन, क्योंकि उन्हें सरकार बनानी थी, बाकी जो भी छोटे छोटे पार्टीज़ जीती थी, तो उनको कांग्रेस का सपोर्ट लेना पड़ा. एंड हेंस इसलिए कांग्रेस आगे जाके उनके साथ ही पार्टी फॉर्म करके एक गवर्नमेंट भी फॉर्म कर लेती है इन स्टेट्स में भी जहाँ पे एक्सेप्शंस थे. नाउ वी विल सी कि नेहरू एज अ प्राइम मिनिस्टर उनका क्या रोल था. सो विद कांग्रेस, जब कांग्रेस रूल कर रही थी एट नेशनल एंड स्टेट लेवल, दोनों ही लेवल पे, एज वी सॉ, क्योंकि वो स्टेट इलेक्शंस भी जीत चुकी थी एट अ ग्रेट लेवल, एट विथ मेजॉरिटी, एंड एट नेशनल लेवल ऑल्सो विथ मेजॉरिटी. सो नेहरू जी हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, एंड उन्होंने मार्क कर दिया था एक बिगिनिंग ऑफ अ न्यू डेमोक्रेटिक एरा इन इंडिया. सो अगर हमें इलेक्शन के रिजल्ट्स को एनालाइज करना है, तो उनके परफॉर्मेंस को एनालाइज करना पड़ेगा कि उन्हें कहाँ कैसी सीट्स मिली, कितने वोट्स मिले एंड एवरीथिंग. सो कांग्रेस जो है उसको लोकसभा सीट्स में 3/4 ऑफ द लोकसभा सीट्स मिली थी. मतलब कि पूरे जितने भी सीट्स हैं 489 आई गेस, सो उसमें जो 3/4 सीट्स थी वो कांग्रेस को मिली थी. ठीक है. कौन से इलेक्शंस में, 1952 के, 1957 के, 1962, मतलब ये तीनों इलेक्शंस जो 52 में पहले इलेक्शंस हुए थे, पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे, 57 में सेकेंड जनरल इलेक्शंस हुए थे, और 1962 में थर्ड जनरल इलेक्शन हुए थे. तो तीनों जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को 3/4 ऑफ द लोकसभा सीट्स मिली थी. तो सीट्स और वोट्स में डिफरेंस होता है, प्लीज़ नोट दैट. एंड 3/4 लोकसभा सीट मिली थी कांग्रेस को इन दीज 3 जनरल इलेक्शंस. सो जो भी ऑपोजिशन पार्टी थी उनको 1/10 ऑफ द कांग्रेस सीट्स भी नहीं मिल पाई. मतलब अगर सपोज करो कांग्रेस को 3/4 सीट्स मिली है, तो उसमें से जो 1/10 सीट होती है ना, उतनी भी नहीं मिल पाई थी कोई भी ऑपोजिशन पार्टी को, सिवाय एक एक्सेप्शन है. सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो MCQ में आता है. ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेट था जिसमें अदर देन कांग्रेस पार्टी फॉर्म हुई थी. सो दैट वाज एक स्टेट लेवल एक्सेप्शन था. दैट वाज इन 1957 इलेक्शन. तो नॉट इन फर्स्ट और थर्ड जनरल इलेक्शन, इट वाज इन सेकेंड जनरल इलेक्शन में. केरला में क्या हुआ था सेकेंड जनरल इलेक्शन 1957 वाले में, कि CPI लेड कोalition फॉर्म हुआ था. मतलब केरला में कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं आई थी, CPI लेड गवर्नमेंट आई थी. CPI लेड मतलब कि CPI ने मेजॉरिटी शायद क्रॉस नहीं कर पाई थी वो, इसलिए उसने बाकी छोटी छोटी पार्टीज़ के साथ जाके कोलैबोरेट करके कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करके वहाँ पे रूल किया था इन द सेकेंड जनरल इलेक्शन 1957 केरला. ओके. सो नेक्स्ट इज इलेक्टोरल सिस्टम रोल. नाउ कांग्रेस जो है उसको 45% ऑफ वोट्स मिले थे इन 1952, बट उसको है ना 74% ऑफ सीट्स मिल गए थे इन द लोकसभा. एंड सोशलिस्ट पार्टी जिसको 10% ऑफ वोट्स मिले थे, तो उसको 3% ऑफ सीट्स मिले. इतना कम क्यों? तो इसका रीज़न हम पढ़ेंगे कि कांग्रेस को ज़्यादा सीट्स क्यों मिली अगर उसके पास वोट्स भी कम थे तो भी, एंड इसके पास वोट्स ठीक थे तो भी इसके पास सीट्स कम क्यों आई. सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. इट इज़ बेसिकली कॉल्ड सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम और प्लूरैलिटी सिस्टम. सो इधर क्या होता है ना कि जो भी कैंडिडेट होता है जिसको ज़्यादा वोट्स मिलते हैं ना कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसे विनर या फिर इलेक्टेड डिक्लेयर किया जाता है. बेसिकली इस इलेक्टोरल रेस में जो भी कैंडिडेट बाकी कैंडिडेट से आगे होता है रेस में, और जो विनिंग पोस्ट को क्रॉस कर देता है ना, उसे विनर कहलाया जाता है. ठीक है. सो दैट इज़ वाई यहाँ पे कांग्रेस को भले ही कम वोट्स मिले हो, लेकिन उसको सीट ज़्यादा मिली थी, बिकॉज उसने पहले वो
जो बॉर्डर लाइन होता है उसको क्रॉस करके वो विनर हो गया था इसलिए. सो इन दिस सिस्टम ऑफ इलेक्शन दैट हैज़ बीन अडॉप्टेड इन अ कंट्री, जो पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं देन अदर्स टेंड्स टू गेट मच मोर देन इट्स प्रोपोर्शनल शेयर. सो दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट वर्कड इन फेवर ऑफ कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस में है ना, लाइक कांग्रेस जो है वो एकजुट थी, उसके जो वोट्स थे वो प्रॉपर एक पार्टी के लिए ही थे. लेकिन जो नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स के जो वोट्स थे ना, वो डिवाइडेड थे अलग अलग पार्टीज़ के बीच में. XYZ पार्टी, ABP पार्टी, जो भी XYZ, मैं एग्जाम्पल्स दे रही, पार्टी के नाम नहीं ले रही हूँ, बट जितने भी पार्टीज़ थे या जितने भी कैंडिडेट्स थे ना, बेसिकली उनके बीच में वोट्स डिवाइड हो गए थे. उनके साथ जितने भी जो भी वोट्स थे वो एक साथ नहीं थे. अगर एक साथ होते तब वो नॉन कांग्रेस पार्टी जीत सकती थी. लेकिन अगर मतलब अगर नहीं, बट वो उस टाइम पे क्या हुआ था बेसिकली कि है ना, उस टाइम पे जो भी नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स के जो भी वोट्स थे वो डिवाइडेड थे. हैंस कांग्रेस को ये एक फेवर या फिर एक एक अच्छा बेनिफिट हो गया था कि जिसकी वजह से वो जीत गई थी बेसिकली. बट जो नॉन कांग्रेस वोट्स थे ना, वो डिवाइडेड थे बिटवीन डिफरेंट राइवल पार्टीज एंड कैंडिडेट. सो द कांग्रेस वाज स्टिल वे अहेड ऑफ द अपोजिशन एंड मैनेज टू विन. सो इस पिक्चर में हमें क्या शो किया गया है कि कांग्रेस का जो डोमिनेंस है वो कहाँ कहाँ रहा था एंड कौन से स्टेट्स में था. सो इट शोज़ 3 जनरल इलेक्शन जो हुए थे 1952, 1957 एंड 1967 वाले में, उनके क्या रिजल्ट्स थे. सो 1952 इलेक्शंस में, लोकसभा इलेक्शंस में कांग्रेस को 489 सीट्स मिली थी. उसके बाद सीट्स बढ़ जाते हैं एंड इट राइजेस टू सेकेंड जनरल इलेक्शंस में 494 सीट्स मिली थी एंड थर्ड जनरल इलेक्शन में भी सेम मिले थे, 494 सीट्स मिले थे. सो दिस इज़ द पिक्चर एनालिसिस ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस इन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 इलेक्शंस. नाउ लेट्स सी नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस. सो कांग्रेस का डोमिनेंस का नेचर समझने के लिए ना, उससे पहले हमें है ना वर्ल्ड में कैसा वन पार्टी डोमिनेंस चल रहा था ना, वो हमें समझना चाहिए ताकि हमें कंपैरिजन करके एक एनालिसिस फ्रेम कर सके. सो वन पार्टी डोमिनेंस इंडिया वर्सेस द वर्ल्ड. सो बाकी कंट्रीज़, मतलब कुछ कुछ कंट्रीज़ थी जहाँ पे भी वन पार्टी रूल चल रहा था, राइट. तो चाइना, क्यूबा और सीरिया जैसी जो कंट्रीज़ थी, वहाँ पे जो वन पार्टी रूल था ना, वो बेसिकली लीगली कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ग्रांटेड था कि वहाँ पे सिर्फ सिंगल पार्टी रूल होगा एंड दैट इज़ वाई दैट वाज कॉल्ड लीगल सिंगल पार्टी स्टेट्स. नेक्स्ट इज ऑफ म्यांमार, बेलारस एंड इजिप्ट एंड एरिट्रिया. यहाँ पे क्या हो रहा था बेसिकली, मिलिट्री और लीगल डोमिनेंस, मतलब मिलिट्री फोर्स या फिर लीगल डोमिनेंस की वजह से यहाँ पे वन पार्टी रूल चल रहा था. मैक्सिको, साउथ कोरिया और ताइवान में ना क्या हो रहा था कि यहाँ पे इफेक्टिवली वन पार्टी स्टेट्स रूल हो रहे थे. बट इंडिया का जो केस था ना वो यूनिक था. यहाँ पे डेमोक्रेसी थी, यहाँ पे हमारे पास और भी पार्टी के ऑप्शंस थे, फिर भी कौन रूल कर रहा था? INC, दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस रूल कर रही थी. अनलाइक अदर्स, यहाँ पे जो कांग्रेस का जो डोमिनेंस था ना वो बहुत ही ज़्यादा डेमोक्रेटिक कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे है ना लोगों को ऑप्शंस दिए जा रहे थे मल्टीपल पार्टीज़ के. एंड यहाँ पे जो भी इलेक्शंस हो रहे थे वो फ्री और फेयर बेसिस पे हो रहे थे अंडर द गाइडेंस एंड द सुपरविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. बट उसके बावजूद भी कांग्रेस जीतती गई कंसिस्टेंटली इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस ऑफ इंडिया. सो सिमिलर टू दैट, इसका एक एग्जांपल और है जहाँ पे ऐसा सेम सिचुएशन हो रहा था, जैसे कि साउथ अफ्रीका में पोस्ट अपार्थाइड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस भी ऐसा ही सेम उसका केस था. सो अब हम देखेंगे कि कांग्रेस के डोमिनेंस के क्या रीजंस थे, कांग्रेस क्यों इतना डोमिनेट कर रही थी. इसके कुछ 6 रीजंस है. ऐसा क्वेश्चन आता है कि वाई डिड कांग्रेस डोमिनेटेड. आप ये एक पूरा आंसर फ्रेम करके मैंने दिया हुआ है, मेन पॉइंट्स लिख के दिए हुए. सो यू कैन ऑल हैव द नोट्स जो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं. सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट रीज़न, ऐसा क्यों हुआ था कि कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी. पहली बात तो ये कि ये जो पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो एक लेगेसी की तरफ फ्रेम वर्क करते आ रही थी, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम से इस पार्टी ने बहुत ही ज़्यादा अपनी एक पहली बात तो अपना विजन बना लिया था क्लियर. दूसरा कि इस पार्टी को बहुत सारे लोगों तक नाम और एक सिंबल पहुंचाया गया, लोगों को बताया गया कि ये पार्टी का क्या इंटेंशन है. और इस पार्टी ने फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम से ही लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, तो इसीलिए ये एक लेगेसी फॉर्म करती है सिंस द फ्रीडम स्ट्रगल एंड इट इज़ सीन एज अ इनहेरिटर ऑफ नेशनल मूवमेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि इस पार्टी में बहुत अच्छे फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो लीडर्स या
कांग्रेस कैंडिडेट्स की तरह बाद में आगे जाके दिखते हैं, जिसकी वजह से इस पार्टी की जो लीडरशिप थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। एज वी कैन सी कि उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर बने थे दैट वाज जवाहरलाल नेहरू। सो दैट इज़ वाई इस टाइम पे उस टाइम पे सॉरी जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे बिफोर इंडिपेंडेंस वो भी इस पार्टी के अंदर इंक्लूडेड थे। नेक्स्ट रीज़न इज़ वेल ऑर्गेनाइज पार्टी। तो जो पार्टी थी ना उसका जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड था। इट हैड अ नेशन वाइड स्ट्रक्चर बिफोर अदर पार्टीज़ कुड ऑर्गेनाइज। बाकी जो पार्टीज़ नई बनती या नई बनना शुरू होती उससे पहले ही इनका एक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो चुका था जो कि लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल था। नेक्स्ट रीज़न इज़ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कांग्रेस जो है वो उसने एक हेड स्टार्ट कर दिया था इलेक्शन कैंपेन में, क्योंकि इनके पास अच्छा खासा पावर, मनी, फेम सब कुछ था। सो दैट इज़ वाई इनके पास एक एडवांटेज था देन द अदर पार्टीज़, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक एडवांटेज, क्योंकि इनके पास बाकी सब में से सबसे ज़्यादा एडवांटेज था बिकॉज ऑफ द रीजन दैट वी हैव मैंशनड। नेक्स्ट रीज़न इज़ ऑल इंक्लूसिव नेचर, जो कि ज़्यादातर पार्टीज़ में नहीं था, बिकॉज सब पार्टीज़ जो बाकी अपोजिशन पार्टीज थी वो कुछ ना कुछ एक ही पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या कुछ चीज़ों को ही फेवर कर रही थी। बट जैसे कि हम जानते हैं कि कांग्रेस उस टाइम पे एक डाइवर्स सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती थी। जितने भी इंडिया में डाइवर्सिटी थी, डाइवर्स ओपिनियंस, आइडियाज़ एंड आइडियोलॉजीज़, उन सबको वो एक इंक्लूड करके चल रही थी उस टाइम पे। दैट इज़ वाई इसका जो मेन अच्छा रीज़न था ना, ऑल इंक्लूसिव नेचर था। जितने भी आइडियोलॉजिस्ट, सोशलिस्ट ले लो, कैपिटलिस्ट ले लो, सब कुछ इसके अंदर सब कुछ मिल जाता है। लिबरल ले लो, रेडिकल ले लो, सब आइडियोलॉजी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। तो अगर कोई अपोजिशन पार्टी बनती भी तो अगर वो उसको क्रिटिसाइज़ कर रही थी कि इस पार्टी में ये नहीं है, तो भी वो मिल जाता था। तो इसलिए लोग इस पार्टी के साथ ही जाना चाहते थे ज़्यादातर। So next point is, by the time of independence, the party had not only spread across the length and breadth of the country but also had an organizational network down to the local level. ये बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी थी थ्रू आउट द कंट्री। इसका बहुत ही अच्छा एक नेशनल लेवल पे जाके एक ब्रॉड स्ट्रक्चर बन चुका था, और एक इसकी जो नेटवर्किंग थी इस पार्टी की वो भी बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट इज कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन। इसका मतलब क्या हुआ, इस टॉपिक से हम क्या समझते हैं? इसका मतलब ये है कि कांग्रेस जो है वो किस तरीके से मिश्रण थी बहुत सारी आइडियोलॉजीज़, आइडियाज़, थियोरीज़ का बेसिकली, कि एंड डाइवर्स ओपिनियंस एंड डाइवर्सिटी को कैसे रिफ्लेक्ट करती थी। बेसिक थीम जो है इस टॉपिक का ये है। सो इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये कहाँ से ओरिजिन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड कैसे कैसे इवोल्यूशन इसका होता गया। सो ओरिजिन्स एंड द ग्रोथ। तो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी इसका जो फाउंडेशन है ये फाउंड होती है इन 1885 में। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन कि इसका ओरिजिन कब होता है। सो 1885 में होता है। एज अ प्रेशर ग्रुप की तरह ये फाउंड होती है, एंड इसमें पहले है ना सिर्फ एजुकेटेड या प्रोफेशनल या कमर्शियल क्लासेस के जो लोग होते थे ना वही होते थे सिर्फ इस ग्रुप के अंदर, एंड ये सिर्फ एलिट्स तक ही या फिर एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल लोगों तक ही सीमित था ये पार्टी या ग्रुप जो भी है उस टाइम पे। एंड उसके बाद है ना इनिशियली ये जो पहले है ना डोमिनेशन इंग्लिश जो बोला करते थे, या फिर जो अपर कास्ट के होते थे या अपर मिडिल क्लास के होते थे या जो अर्बन एलिट्स होते थे ना उनसे ही डोमिनेटेड था ये ग्रुप। फिर उसके बाद ये इसका इवोल्यूशन हुआ ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, जब मास मूवमेंट्स होने लग गए थे, फ्रीडम मूवमेंट्स होने लग गए थे बेसिकली। सो नेक्स्ट इज वाइडनिंग सोशल बेस। सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने है ना इस पार्टी या इस ग्रुप की जो रीच है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। मतलब छोटे से लेके बड़े लोगों तक सबको इस ग्रुप के अंदर इंक्लूड करने शुरू कर दिया था। एंड इसमें इंक्लूडेड थे पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, अर्बन ड्वेलर्स, विलेजर्स, वर्कर्स, ओनर्स, मिडिल, लोअर, अपर क्लास कास्ट, एंड ऑल फाउंड स्पेस इन द कांग्रेस। सबको कांग्रेस के अंदर जगह मिल रही थी, चाहे वो छोटे जाति से लेके बड़े जाति के हो, छोटे काम करने वाले से लेके फाइनेंशियल, डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटस, डिफरेंट इंटेलेक्चुअल स्टेटस, सबको इंक्लूड किया जा रहा था। इसलिए इसे ऑल डाइवर्स बोला जाता है। एंड इसीलिए इसका नेचर, सिंस इट्स फ्रीडम मूवमेंट्स, ऑल इंक्लूसिव नेचर बोला जाता है। सो पहले इसकी जो लीडरशिप थी, मतलब इस ग्रुप के अंदर जो टॉप लीडर्स थे ना वो सिर्फ अपर कास्ट, अपर क्लास के प्रोफेशनल्स को ही था अलाउड, बट इसको भी
जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स हो रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए, उस टाइम पे जाके इसको चेंज कर दिया गया, इसका भी एक्सपेंशन हुआ, इसका भी इवोल्यूशन हुआ। तो जो एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स भी, जैसे कि चौधरी चरण सिंह, इन्होंने भी आगे जाके क्या किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी इन्हें आगे जाके लीडर के रूप में देखा जाने लगा, बिकॉज उनके वर्क की वजह से एंड एवरीथिंग। बट स्टिल वो एग्रीकल्चर फील्ड से थे, तो भी उनको एक रूरल ओरिएंटेशन के रूप में देके उन्हें भी एक लीडर के रूप में स्वीकार किया गया था। एंड जो पहले अपर कास्ट और अपर क्लास के लिए ही जो लीडर का जो पोजीशन था वो ओपन था, वो जाके एक्सपैंड होके हर एवरीबडी, मतलब लाइक हर जो डिज़र्विंग इंडिविजुअल था उसके लिए अलाउड था या फिर ओपन हो गया था वो पोजीशन। सो कांग्रेस एज अ ब्रॉड कोलिशन, कोलिशन हम क्यों बोलते हैं ब्रॉड कोलिशन, पहली बात तो हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें है ना इंडिया में जितने भी या मोस्टली जितने भी आइडियोलॉजीज़ थे या आइडियाज़ थे, ओपिनियंस थे लोगों के, या जितनी भी डाइवर्सिटी थी उसको अकोमोडेट किया गया था इस पार्टी के अंदर। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड एज अ ब्रॉड कोलिशन। सो डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन, इंडिपेंडेंस के टाइम तक ना कांग्रेस एक रेनबो कोलिशन के फॉर्म में एक पार्टी इमर्ज होती है, उभर के आती है, क्योंकि इसमें जितने भी क्लास कास्ट थे, चाहे अपर मिडिल लोअर क्लास हो, सबको इंक्लूड किया गया था, सबके लिए जगह थी इसमें, एंड सबको एक्सेप्ट एंड अकोमोडेट किया गया था इस पार्टी के अंदर। जितने भी रिलीजन्स, लैंग्वेजेस के या फिर आइडियोलॉजीज वाले लोग थे अलग अलग, जो भी इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको रिप्रेजेंट करते थे, उनको भी अकोमोडेट किया गया था। हेंस इट वॉज इसकी जो डाइवर्सिटी थी वो सबको रिप्रेजेंट करने के लिए अलाउड थी एंड एक्सेप्ट करती थी। नेक्स्ट इज़ आइडियोलॉजिकल प्लूरलिज्म। सो इसमें आइडियोलॉजिकल प्लूरलिज्म मतलब बेसिकली ना कि क्या होता है कि अगर आप राइटिस्ट हो या लेफ्टिस्ट हो या सेंटर व्यू पॉइंट्स आपके, सबको अकोमोडेट किया जाएगा इसके अंदर, सबके लिए जगह थी कांग्रेस के अंदर पहले, लेकिन अब नहीं है। पहले जाके इसमें जगह थी सबके लिए। It included revolutionary, pacifist, conservative, radical, extremist, moderate elements, सब आइडियोलॉजीज़ के यहाँ पे हमें लोग दिखने को मिलते हैं। सो कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म की तरह इमर्ज होता है जो कि फंक्शन करता है और एक प्लेटफॉर्म देता है लोगों को कि अब वो अपने आइडियाज़ और अपने इंटरेस्ट और अपने ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर सके इस पार्टी के थ्रू। इट अलाउड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड पार्टीज विद इन इट। बाद में जाके है ना कुछ पार्टीज़ जो है वो आगे जाके सेपरेट भी हो जाती है, हम पढ़ेंगे आगे जाके। एंड जैसे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, आगे जाके अलग हो जाती है बिकॉज इसकी आइडियोलॉजीज इस पार्टी के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करती है, एंड हेंस इट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द कांग्रेस एंड बिकम्स ऑपोजिशन पार्टी लेटर ऑन। सो लेट्स सी कि आगे जाके जैसे जैसे पार्टी की पावर को लेके लड़ाई होने लग गई थी, तो उस टाइम पे जो फैक्शंस, एंड उससे पहले है ना फैक्शंस क्रिएट हो रहे थे बेसिकली। सो उस चीज़ को कैसे टॉलरेट और मैनेज किया जा रहा था। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। सो कोलिशन नेचर क्या था कांग्रेस का, विल सी। स्ट्रेंथ एंड डाइवर्सिटी, कांग्रेस जो है बहुत सारे ग्रुप और इंटरेस्ट को अकोमोडेट करती है, हमने पढ़ा जैसे कि वो है ना किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन पे अपना व्यू पॉइंट नहीं रखती है, वो मेंटेन करना चाहती है एक बैलेंस, और वो करना चाहती है सबको इंक्लूड, एंड हेंस इट प्रमोट्स आइडिया ऑफ इंक्लूसिवनेस। सबको इंक्लूड करना चाहती है अपने अंदर जितने भी आइडियाज़ है, आइडियोलॉजीज़ है, एंड डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना चाहती है बिकॉज वो समझती है कि डाइवर्सिटी में ही स्ट्रेंथ है, सब साथ में चले। यूनिटी इन डाइवर्सिटी वॉज द मेन थीम ऑफ दैट टाइम। एंड कॉम्प्रोमाइज़ करना एंड इंक्लूसिवनेस एक कोलिशन का हॉलमार्क बन जाता है, क्योंकि अगर आप साथ में काम कर रहे हो कहीं ना कहीं, चाहे आप अपना स्कूल का ग्रुप प्रोजेक्ट ही समझ लो, अगर आप ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे होगे उसमें कोई किसी के कुछ आइडियाज़ होंगे, किसी के कुछ आइडियाज़ होंगे, तो आप सब आइडियाज़ को तो एकोमोडेट नहीं कर सकते हो। और जो भी काम करने वाले होते हैं, कोई अच्छे से काम करता है, कोई अपना सिर्फ 2% देता है काम में, कोई अपने 50% देता है, कोई 30% देता है, कोई 100% देता है। सो कहीं ना कहीं किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ताकि वो साथ में काम कर सके, इंक्लूड करके सबको काम कर सके। इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ एंड इंक्लूसिवनेस जो होते हैं ना, वो कोलिशन के हॉलमार्क होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं टू मेंटेन द कोलिशन। सो जो ऑपोजिशन थे ना, वो कांग्रेस के सामने लड़ने से स्ट्रगल क्यों कर रहे थे, क्योंकि उसके अंदर सारे व्यू पॉइंट्स इंक्लूडेड थे, तो वो सोच नहीं पा रहे थे कि हम किस चीज़ या किस आइडियोलॉजी से डिफ़र करके हम अपोजिशन पार्टी फॉर्म करें। नेक्स्ट इज़ इंटरनल डिफरेंसेस एंड फैक्शनलिज्म्स। सो जितने भी ग्रुप्स फॉर्म हो रहे थे ना कांग्रेस के अंदर, जैसे कि कोई अगर
किसी आइडियोलॉजी को लेके अलग ग्रुप फॉर्म कर रहा है पार्टी के अंदर ही रह के, मतलब वो अलग नहीं हो रहा है पार्टी से, पार्टी के अंदर ही रह के वो होता है ना, जैसे कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल है तो आपके फ्रेंड सर्कल सपोज करो 15 जन है, तो सबके आइडियाज़ तो सेम नहीं होंगे, किसी के कुछ होंगे किसी के कुछ होंगे, बट स्टिल वो एक ग्रुप में रहते हैं। तो वो जो छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं वो फ्रेंड सर्कल या वो पार्टी के अंदर ही, तो उसे फैक्शंस बोलते हैं। सो कांग्रेस पार्टी है ना, वो टॉलरेट करती थी और एंकरेज करती थी फैक्शंस को, जिसकी मदद से है ना लीडर्स और आइडियोलॉजीज जो है ना वो को एग्जिस्ट कर पाती थी एक ही पार्टी के अंदर रह के। इसीलिए जो ग्रुप्स होते थे या जो फैक्शंस होते ना, वो खुद भी चाहते थे कि हम कांग्रेस के अंदर ही रहे, रैदर देन फॉर्मिंग अपोजिशन पार्टीज। जो फैक्शंस होते थे वो किस तरीके से अलग डिफर करते थे या बेस करते थे, बेसिकली आइडियोलॉजीज, एम्बिशंस और राइवलरीज को लेके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कांग्रेस एज अ ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी। इसमें फैक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज बहुत सारे जो स्टेट यूनिट्स हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा लेवल पे फैक्शंस होते हैं विद डिफरेंट व्यूज़, जिसकी मदद से है ना कांग्रेस के अंदर एक ब्रॉड सेंट्रिस्ट कैरेक्टर आ गया था, मतलब उसके अंदर सब कुछ ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टर आ गया था बेसिकली, एंड इसलिए कांग्रेस एक डोमिनेंट पार्टी बन के रहती है उस टाइम पे। फैक्शंस जो है वो पार्टी के अंदर ही compete करते हैं कि कौन सी पॉलिसी में कौन सी आइडियोलॉजी लगेगी, या किस तरीके से पार्टी को वर्क करवाना है, या फिर क्या आइडियोलॉजीज या क्या पॉलिसीज़ फ्रेम करनी है, तो वो खुद ही अंदर अंदर लड़ते थे ताकि अच्छा रिजल्ट निकल के आ सके। एंड वो नहीं चाहते थे कि वो इस पार्टी से अलग होके रूल करे, वो पार्टी के अंदर ही रहना चाहते थे एंड उधर ही compete करते थे। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पार्टीज़। बाकी जो पार्टीज़ थी ना वो एक रियल अल्टरनेटिव की तरह नहीं नज़र आती है, बट वो कहीं ना कहीं फैक्शंस को प्रवोक करती है या फिर इन्फ्लुएंस करती है। वो मतलब एक्चुअली वो अगर हम देखा जाए तो बाहर जो पार्टीज़, जो वो अपोजिशन पार्टीज़ थी या बाकी जो पार्टीज़ थी, वो एक्चुअली में तो एक्सरसाइज नहीं कर रही थी अथॉरिटी को, तो वो है ना जो फैक्शंस को प्रोवोक करती थी कि जैसे सपोज करो अगर कोई बाहर की जो अपोजिशन पार्टी है, सपोज करो XYZ जो पार्टी है वो ABC पार्टी को बोल रही है कि आप ये आइडियोलॉजी के थ्रू काम करो, तो वो और प्रोवोक हो रही है क्योंकि उससे और सपोर्ट मिल रहा है, तो दैट इज़ वाई it happened like that. And political opposition often worked from the margins। जब भी opposition होता था ना वो margins के थ्रू कहीं ना कहीं indirectly policies को shape करते थे। तो जो कांग्रेस थी ना वो रूलिंग पार्टी और opposition कैसे थी खुद ही वो विल सी। सो इंटरनली है ना पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत चलता था कांग्रेस के अंदर ही अंदर उस टाइम पे, एंड लीडर्स जो थे ना वो पावर मतलब सत्ता के लिए लड़ते थे रैदर देन आउटसाइड, मतलब वो नहीं चाहते थे कि हम अलग पार्टी के बन के लड़े, बट अंदर ही अंदर वो लड़ना चाहते थे। सो इसीलिए कांग्रेस जो है खुद भी एक रूलिंग पार्टी भी थी और एक ऑपोजिशन पार्टी भी थी इन द फर्स्ट डेकेड। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडियन पॉलिटिक्स पे? सो अदर पार्टीज़ जो भी बाकी पार्टीज़ थी अपोजिशन पार्टीज़, वो प्रेशराइज करती थी, सेंसराइज करती थी एंड सेंसर करती थी, एंड मतलब सेंसरशिप लगाती थी बेसिकली, एंड इन्फ्लुएंस करती थी कांग्रेस को अपने अपने अलग अलग इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसी भी वे से, एंड रेदर देन रिप्लेसिंग इट। दिस सिस्टम ऑफ इंटरनल बैलेंस, मतलब अंदर ही अंदर बैलेंस चल रहा था और फैक्शनलिज्म भी चल रहा था, तो ये जो पूरा सिस्टम चल रहा था ना उसे कांग्रेस सिस्टम बोला जाता है। So next and the last topic for the chapter is emergence of opposition parties. So now let's have a look at opposition in early Indian democracy कि जो पहले इलेक्शंस हो रहे थे अर्ली इंडियन डेमोक्रेसी से हम क्या समझते हैं, जो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस थे बेसिकली, या फर्स्ट 2 या फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस जो थे उनमें उस टाइम पे अपोजिशन का क्या रोल था, कैसे इमर्ज हुई अपोजिशन पार्टीज़ एंड एवरीथिंग। सो एग्जिस्टेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज़ इंडिया में है ना बहुत डाइवर्स और वाइब्रेंट अपोजिशन पार्टीज़ थी डिस्पाइट कांग्रेस के डोमिनेंस, मतलब कांग्रेस तो डोमिनेट कर ही रही थी लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज़ थी। बहुत सारी जो अपोजिशन पार्टीज़ आज हमें दिखती है वो इवन बिफोर इलेक्शंस के पहले भी एग्जिस्ट किया करती थी। सो रूट्स ऑफ टुडेज नॉन कांग्रेस पार्टीज ट्रेस बैक टू दीज अर्ली अपोजिशन ग्रुप्स। रोल ऑफ द अपोजिशन, अब अपोजिशन का क्या रोल था? भले ही उनका जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में वो लिमिटेड था, लेकिन उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था। अब वो क्या था, वी विल सी थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। इट क्रिटिसाइज्ड
कांग्रेस पॉलिसीज एंड चेक्ड इट्स पावर। सो जो ऑपोजिशन पार्टीज थी, ऑब्वियसली जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करना होता है कि अगर वो कुछ भी गलत कर रही है या अगर वो मिसयूज़ कर रही है पावर का या करप्शन कर रही है तो उसको क्रिटिसाइज करे और उनकी पावर को चेक में रखे। तो ये एक काम अपोजिशन पार्टीज उस टाइम पे कर रही थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि अपोजिशन पार्टीज़ ने है ना जो डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स थे उसको एंटी डेमोक्रेटिक होने से भी बचाया, प्रिवेंट किया बाय ऑफरिंग अल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट इज इट ग्रूम्ड द फ्यूचर लीडर्स हु लेटर शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स। सो उस अपोजिशन पार्टीज़ में से आगे जाके बहुत अच्छे अच्छे बड़े दिग्गज लीडर्स भी ग्रूम होके निकलते उभरते हैं आगे जाके। अगर हमें उस टाइम के अपोजिशन पार्टीज़ को एनालाइज करना है तो हमें उनका रिलेशन समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसके एस्पेक्ट में? रूलिंग पार्टी जो कि कांग्रेस थी, तो अर्ली जो कांग्रेस थी ना, मतलब फर्स्ट 3 इलेक्शंस के टाइम पे, उस टाइम पे अपोजिशन पार्टीज़ का क्या रिलेशन था, दोनों पार्टीज़ के बीच में, अपोजिशन पार्टीज़ और रूलिंग पार्टी के बीच में क्या रिलेशन चल रहा था। नाउ वी विल लुक एट दोज रिलेशंस। तो पहले क्या होता था ना, उन अर्ली ईयर्स में, उस टाइम पे ना पावर की ज़्यादा भूख नहीं थी, because everybody was happy and contented with what was happening and going on between the parties and everything and in the country as well. So इसलिए उन पार्टीज़ के बीच में, मतलब कांग्रेस और अपोजिशन पार्टीज़ के बीच में जो रिलेशन था ना, वो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और लव का रिलेशन था। एंड दोनों पार्टी के जो लोग थे वो एक दूसरे का बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट सम्मान करते थे। जो इंटरीम गवर्नमेंट थी ना उस टाइम, उसमें है ना कुछ अपोजिशन रूलर्स भी इंक्लूडेड थे, जैसे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एंड ये अपोजिशन लीडर्स थे। ओके, मतलब बाद में अपोजिशन पार्टीज़ में फ्रेम होते हैं वो। तो जवाहरलाल नेहरू जो है उन्हें है ना वो रिस्पेक्ट करते थे सोशलिस्ट लीडर की, एंड जैसे कि जयप्रकाश नारायण, एंड उनको इनविटेशन भी भेजा था उन्होंने, किसको? जयप्रकाश नारायण को, कि वो आके उनकी गवर्नमेंट को ज्वाइन कर ले, दैट इज़ INC को ज्वाइन कर ले। बट ये धीरे धीरे जो रिस्पेक्ट की, जो सम्मान की भावना है वो कम कैसे होती गई। सो डिक्लाइन ऑफ पर्सनल रिस्पेक्ट। जैसे जैसे पार्टी कंपटीशन बढ़ता गया कि नहीं नहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ही होनी चाहिए, फिर बाकी बोलते हैं नहीं नहीं अपोजिशन पार्टीज़ में से कोई एक आना चाहिए। तो जैसे जैसे पार्टी कंपटीशन, ये जो सत्ता की लालच बढ़ती गई, वैसे वैसे पर्सनल रिलेशनशिप भी वीकन होते गए बिटवीन कांग्रेस एंड अपोजिशन लीडर्स, एंड हेंस जो पॉलिटिकल राइवलरीज थी ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो गई थी इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस आने लग गए थे एंड कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए थे बिटवीन पार्टीज ऑफ रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टीज़। सो फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में ना कांग्रेस डोमिनेट तो कर रही थी, लेकिन इसका एक टाइम पे जाके ना थोड़ा सा डिक्लाइन वाला फेस भी आता है। सो वाई कांग्रेस डोमिनेटेड इनिशियली, इसका हमने मेन रीज़न पढ़ लिया कि फ्रीडम स्ट्रगल से ही इसका बहुत ही ज़्यादा फेम था, एंड इट कनेक्टेड टू, एंड उसकी नेटवर्क, इट कनेक्टेड टू मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एंड उसका नेटवर्किंग बहुत अच्छा था ऑर्गेनाइजेशन लेवल, स्ट्रक्चर लेवल पे देखा जाए तो, एंड इट also had a head start over other parties, and इसका जो कोलिशन था वो ब्रॉड बेस था, बिकॉज उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड, अकोमोडेट की गई थी, मल्टीपल सेक्शंस एंड आइडियोलॉजीज़ को अकोमोडेट किया गया था। बट आगे जाके है ना थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है इंडियन पॉलिटिक्स में। व्हाट इज़ दैट शिफ्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स? सो कांग्रेस की जो एबिलिटी होती है ना अकोमोडेट करने के इंटरेस्ट को, वो धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाकी जो अपोजिशन पार्टीज़ होती है ना उनको ये मौका दिखता है, क्योंकि उस टाइम पे तो फिर लालच हो रही थी, पॉलिटिकल राइवलरीज चल रही थी, तो इसलिए बाकी अपोजिशन पार्टीज़ को भी एक मौका मिल जाता है कि अब वो कैसे अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर सके, एंड जिसकी वजह से है ना इंडियन डेमोक्रेसी और कॉम्पिटिटिव हो जाता है। सो कांग्रेस डोमिनेंस वाज जस्ट वन फेज इन इंडियाज़ पॉलिटिकल हिस्ट्री। आगे की जो भी कहानी है इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री को लेके वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में कवर करेंगे। एंड दैट वाज इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इन केस आपको कोई भी डाउट होता है यू कैन फ्रीली आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, यू कैन एक्सेस देम, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, and share it with your friends. All the best for your board exams as well as your CUET exams.